हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिरला क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। तो आज हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध के ऊपर यानी आंग्ल मैसूर वॉर के ऊपर बनाई थी। तो आंग्ल मैसूर वॉर के बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मराठा अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराने में जो थे जिन्होंने संधि की थी, टीपू सुल्तान की हार के बाद उन मराठा शक्तियों पर किस तरीके से अंग्रेजों ने जो है वो कंट्रोल किया। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक जो है आंग्ल मराठा युद्ध है और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए और अपने वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक आंग्ल मराठा। ये युद्ध की जो पृष्ठभूमि होती है शुरू, इस युद्ध की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो 14 जनवरी साल 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और उस पानीपत की लड़ाई में मराठा हार जाते हैं, तो वहीं से ही मराठाओं का वर्चस्व जो है वो कम हो जाता है। और ये एक तरीके से बताया जा सकता है कि यहीं से ही आंग्ल मराठा वॉर की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, तो आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी साल 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की हार होती है और उनके वर्चस्व को बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। उसके बाद साल 1772 के आसपास जो मराठा पेशवा होते हैं जिनका नाम होता है माधव राव, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है साल 1772 में। पेशवा माधव राव की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव को गद्दी पर बिठाया जाता है। परंतु नारायण राव के जो चाचा होते हैं रघुनाथ राव, ठीक है, यानी माधव राव के भाई, वो गद्दी हड़पना चाहते थे पेशवा की, इसीलिए वो नारायण राव की हत्या कर देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, परंतु पेशवा दरबार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है नाना फडणवीस। वो रघुनाथ राव को पसंद नहीं करते, तो इसीलिए नाना फडणवीस जो है वो रघुनाथ राव को गद्दी से अपने साथियों के साथ मिलकर हटा देते हैं और नारायण राव के छोटे बेटे, नारायण राव के बेटे जिनका नाम होता है माधव नारायण राव यानी माधव राव सेकंड, उनको पेशवा की गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, तो नाना फडणवीस जो है वो रघुनाथ राव को गद्दी से हटा देते हैं। अब जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटा दिया जाता है तो रघुनाथ राव जो है वो भयभीत हो जाते हैं और वो भाग कर जाते हैं अंग्रेजों के पास, क्योंकि अंग्रेज जो थे अभी तक मराठों के राजनीति में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। परंतु जब रघुनाथ राव को गद्दी से हटा दिया, पेशवा की गद्दी से हटा दिया, तो रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास जाते हैं और यही अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का। और फाइनली रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जिसको बोला जाता है सूरत की संधि, जिसको सूरत की संधि बोला जाता है। और ये संधि बंबई की जो इंग्लिश गवर्नमेंट होती है उसके साथ और रघुनाथ राव के साथ होती है, ताकि अंग्रेज रघुनाथ राव की पेशवा बनने में जो गद्दी उसकी छीन गई है वो मदद करे। यहाँ पर रघुनाथ राव अंग्रेजों को बेसिन और सालसेट द्वीप भी सौंपता है। साथ ही साथ अंग्रेज जो है वो 2500 सैनिक जो है रघुनाथ राव की मदद करने के लिए उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में कब? 7 मार्च 1775 को। इस संधि के माध्यम से अंग्रेज लोगों ने अब मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, तब अंग्रेज जो है रघुनाथ राव की हेल्प करते हैं अपने एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम होता है कर्नल किटिंग। इस कर्नल किटिंग की सहायता से अंग्रेज मराठाओं के ऊपर हमला कर देते हैं और ये हमला जो होता है 1775 को होता है और ये आंग्ल जो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। पहला आंग्ल मराठा वॉर साल 1775 में शुरू होता है। ठीक है, और इस मराठा वॉर में जो मराठा होते हैं उनकी हार हो जाती है और अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। और ये कौन से मैदान में होता है? ये कोई मैदान है, आरस का मैदान। ठीक है, आरस के मैदान में ये लड़ाई 18 मई साल 1775 को शुरू होती है, जिसमें अंग्रेज जो है मराठों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, परंतु मराठों का जो है पूना पर अपना अधिकार कायम रहता है क्षति होने के बाद भी। ठीक है, जब इस
लड़ाई का कलकत्ता को पता लगता है, कलकत्ता की सरकार को पता लगता है, तो कलकत्ता की सरकार जो है तुरंत कदम उठाती है और क्या करती है, कलकत्ता की सरकार जो है वो एक संधि करती है मराठाओं के साथ, पुरंदर की संधि। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके की सरकार है, एक बंबई की सरकार जो रघुनाथ राव का फेवर कर रही है, ठीक है, और एक है कलकत्ता की सरकार। तो जब कलकत्ता की सरकार को ये पता लगता है कि बंबई की सरकार रघुनाथ राव का फेवर कर रही है, तो कलकत्ता की सरकार जो है तुरंत एकदम एक्शन में आती है और इस लड़ाई के बाद वो क्या करती है, मराठाओं के साथ एक पुरंदर की संधि करती है। जो संधि किसके बीच में होती है, अंग्रेज कलकत्ता गवर्नमेंट के बीच में और नाना फडणवीस के बीच में। ठीक है, तो नाना फडणवीस जो थे ये कलकत्ता जो पेशवा दरबार के एक बड़े ही सम्मानित और एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो इनके साथ अंग्रेज जो है संधि कर लेते हैं, जिसे पुरंदर की संधि बोला जाता है, 1 मार्च साल 1776 को। अब इस संधि में अंग्रेज और नाना फडणवीस के बीच में कुछ शर्तें तय होती हैं, जैसे पहली शर्त कि अंग्रेज लोगों को पेशवा जो है वो 12 लाख रुपए युद्ध का खजाना देंगे। ठीक है, दूसरी शर्त दोनों पक्षों के बीच में, मतलब अंग्रेज और पेशवा के बीच में जो है अब किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भविष्य में शांति बनी रहेगी। तीसरी शर्त, अंग्रेज जो है वो रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि रघुनाथ राव का पक्ष कौन ले रहा था, ये बंबई की सरकार ले रही थी, और संधि किसने करी, कलकत्ता की सरकार ने करी। तो कलकत्ता की सरकार कह रही थी कि हम अब रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेंगे। उसके साथ ही पूना दरबार ने अंग्रेजों को ये बात बोली कि हम रघुनाथ राव को प्रति माह 25,000 रुपए देंगे, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये संधि अंग्रेजों के बीच में और नाना फडणवीस जो मराठाओं के प्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में होती है, जिसे पुरंदर की संधि बोला जाता है। ठीक है, अब इस संधि के बाद क्योंकि जो बंबई की सरकार थी वो कलकत्ता की सरकार की जो इस संधि को पसंद नहीं करती, उनका वो क्योंकि सूरत की संधि को मान्यता देती है और रघुनाथ राव के साथ जो है फिर से एक कोशिश करती है, और उस कोशिश को क्या करते हैं, दोनों अपनी सेनाओं को मिलाते हैं और पेशवा के ऊपर हमला करते हैं। मतलब यहाँ पर हमला किया जाता है पेशवा के ऊपर। ठीक है, लेकिन पेशवा जो है वो पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों की उस और रघुनाथ राव के उस हमले को विफल कर देता है, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो लड़ाई पेशवा से हार जाते हैं और इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, अंग्रेज और पेशवा के बीच में एक संधि होती है जिसे बोला गया है बड़गांव की संधि, साल 1779 के अंदर। ये बड़गांव की संधि में पेशवा अंग्रेजों के जितने भी क्षेत्र होते हैं उन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, अंग्रेजों के पास जितने भी जीते हुए क्षेत्र होते हैं पेशवा उन पर कब्जा कर लेता है। तो इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों की काफी अपमान होता है, अंग्रेजों का वर्चस्व काफी जो है खत्म हो जाता है। तो उस समय जो वारन हेस्टिंग थे, इस समय जो वारन हेस्टिंग थे वो जनरल गवर्नर थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो वारन हेस्टिंग इस बड़गांव की संधि को पसंद नहीं करते, क्योंकि वारन हेस्टिंग इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे हैं। और वारन हेस्टिंग क्या कहते हैं, वारन हेस्टिंग जो है वो अपने सेना को इकट्ठा करते हैं और मराठों के जो इलाके होते हैं उनको कब्जाने की कोशिश करते हैं। परंतु वारन हेस्टिंग को एक बात पता लग जाती है, वो ये कि मराठों की हेल्प के लिए जो यहाँ पर जो टीपू सुल्तान है वो मराठाओं की हेल्प के लिए जो है वो तत्पर है, मतलब मैसूर जो है वो मराठाओं की हेल्प करने के लिए तत्पर है और निजाम भी जो है वो मराठाओं की हेल्प करने के लिए तत्पर है। इसी वजह से उस परिस्थितियों को अपने विपरीत पाते हुए वारन हेस्टिंग जो है तुरंत मराठाओं के साथ एक संधि करते हैं, जिसको बोला गया है सालबाई की संधि, और ये होती है साल 1782 के अंदर। इस सालबाई की संधि के माध्यम से अब 20 वर्षों तक मराठा और अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाती है, एक शांति स्थापित हो जाती है। ये 20 सालों तक किसी तरह से किसी भी उलझन में या किसी भी विवाद में नहीं फंसेंगे और ये 20 वर्षों तक एक शांति स्थापित इनके बीच में रहेगी। ठीक है, बात करेंगे से सेकंड आंग्ल मराठा वॉर की। तो सेकंड आंग्ल मराठा वॉर का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो है 1803 से लेकर 1805 तक का। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की जो शुरुआत होती है वो मराठाओं के आपसी अंदरूनी कलेश, अंदरूनी लड़ाई से शुरू होती है। ठीक है, तो आंतरिक संघर्ष जो होता है ये इस मराठा वॉर की, सेकंड मराठा वॉर की शुरुआत होती है, क्योंकि अंग्रेज और मराठाओं के बीच में यहाँ सालबाई की संधि हो गई है, जिससे कि 20 वर्षों तक इनके बीच में शांति बन जाती है। अंग्रेज किसी तरह की राजनीति में, मराठा की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, परंतु मराठाओं का आंतरिक संघर्ष इतना गहरा जाता है कि अंग्रेजों को उसमें कूदना पड़ता है अपने लाभ को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक मराठा सरदार है होलकर और पेशवा और सिंधिया, ये भी मराठा जो है अपना एक गुट बना लेते हैं, पेशवा और सिंधिया। और होलकर जो व्यक्ति हैं बिट्टू जी होलकर, उनकी पेशवा और सिंधिया जो है मिलकर
हत्या कर देते हैं। ठीक है, उस समय पेशवा जो है ये बाजीराव सेकंड हुआ करते थे। बाजीराव सेकंड कौन थे? ये रघुनाथ राव के बेटे थे बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड और सिंधिया मिलकर जो है बिठू जी होलकर की हत्या कर देते हैं। और बिठू जी होलकर जो होते हैं वो एक व्यक्ति को जसवंत राव होलकर, ये इनके भाई होते हैं बिठू जी होलकर। तो जब जसवंत राव होलकर को ये पता लगता है कि उनके भाई की हत्या पेशवा और सिंधिया ने मिलकर कर दी है, तो आग बबूला हो जाते हैं और अपनी सेना के साथ पेशवा और सिंधिया के ऊपर जो है अटैक कर देते हैं। ठीक है, और पेशवा को जो है अपना पूना दरबार छोड़ के भागना पड़ता है और ये पूना पर क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। ठीक, जब पेशवा भाग जाता है तो पेशवा भागकर कहां जाता है? पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो भाग के अंग्रेजों की शरण में जाता है और यहाँ अंग्रेजों को फिर से एक मौका मिल जाता है कि मराठाओं की राजनीति में किस तरीके से वो हस्तक्षेप करें। ठीक है, तो पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं बेसिन की संधि, और ये होती है साल 1802 के अंदर। अब अंग्रेज फिर से एक्टिव हो गए मराठाओं की राजनीति को लेकर, तो पेशवा ने अपना बेसिन क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को दे दिया और यहीं पर अंग्रेजों से एक संधि कर ली, बेसिन की संधि साल 1802 में, जिसमें कुछ शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली कि पेशवा और अंग्रेज एक दूसरे की सुरक्षा का आपस में जो है आश्वासन देंगे। दूसरा, पेशवा की सहायता जो है अंग्रेज 6000 सैनिक से करेंगे, पेशवा की हेल्प करी जाएगी जिसमें 6000 सैनिक होंगे अंग्रेजों के। तीसरा, 26 लाख रुपए की वार्षिक आय वाली भूमि जो है पेशवा को अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों को पेशवा ऐसी भूमि देगा जहां की इनकम जो है वो वार्षिक 26 लाख रुपए हो। ठीक है, इसके अलावा सूरत का नगर जो है वो अब पेशवा किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। तो यहाँ पर जो ये संधि होती है, इस संधि से पेशवा जो है अपनी स्वतंत्रता का जो है सौदा कर लेता है अंग्रेजों के साथ, क्योंकि पेशवा की मजबूरी है यहाँ पर इस संधि को करना। हालांकि वो भी इस संधि को पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी इस संधि को करना। तो पेशवा की इस संधि को कौन? सरदार रघुजी भोसले और इसके बाद सिंधिया, ये भी पेशवा की जो है इस संधि को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रघुजी भोसले और सिंधिया जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, जिसमें रघुजी भोसले अंग्रेजों से हार जाते हैं और रघुजी भोसले की अंग्रेजों के साथ 17 दिसंबर 1803 को एक संधि होती है, जिसको देवगांव की संधि बोला जाता है। उसके तुरंत बाद सिंधिया भी अंग्रेजों से युद्ध में हार जाते हैं और सिंधिया की और अंग्रेजों की एक संधि होती है 30 दिसंबर 1803 को, सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो भोसले और सिंधिया जो है ये हार जाते हैं। पेशवा ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि कर ली है। अब पूना में बचते हैं होलकर जो है वो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। शुरुआत में होलकर को जीत मिलती है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद ये कई बार पराजित होते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल है वो वेलेस्ली है। तो अंग्रेजी सरकार वेलेस्ली को जो है वो इंग्लैंड में 1805 के अंदर वेलेस्ली को 1805 में इंग्लैंड में वापस बुला लिया जाता है, जिसकी वजह से साल 1805 में ये युद्ध जो है वो शांत हो जाता है। इस तरीके से सेकंड वॉर की बात करते हैं तो तीसरा आंग्ल मराठा वॉर जो है इसका टाइम पीरियड साल 1817 से लेके साल 1818 तक का है। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा जो वॉर है इसमें अब क्या करते हैं, मराठा सरदार आपस में एकजुट हो जाते हैं और फाइनली अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों को जो है राजनीति से बाहर किया जाए, उनको हराया जाए। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज जो है इन मराठा सरदारों पे कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं अंग्रेज, पेशवा के साथ साल 1817 में पेशवा के साथ ये एक संधि कर लेते हैं जिसे पूना की संधि बोला जाता है। तो पेशवा के साथ अंग्रेज 1817 में पूना की संधि कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भोसले है इसके साथ जो है वो साल 1816 के अंदर नागपुर की संधि कर लेते हैं, अंग्रेज नागपुर की संधि कर लेते हैं। और होलकर के साथ अंग्रेज साल 1818 में मंदसौर की संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि, मंदसौर की संधि। अब ये तीनों संधियां जो है अंग्रेजों ने इन पर कर ली है, होलकर पर, पेशवा पर और भोसले पर, ये तीनों से अलग अलग संधि कर ली है। परंतु इस संधि से ये तीनों सरदार खुश नहीं थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को किस तरीके से भगाया जाए और इनके वर्चस्व को कम किया जाए, इनकी बढ़ती हुई ताकतों को नियंत्रण किया जाए। तो ये फाइनली जो है अपनी एक फाइनली जो है एक कह सकते हैं कि फाइनली जो है वो एक शुरू करते हैं, आपस में समझौता शुरू करते हैं और एक
प्रयास करते हैं फाइनली ये तीनों आपस की एक संयुक्त सेना बनाते हैं। ये तीनों जो है एक संयुक्त सेना बनाते हैं और वो संयुक्त सेना जो है वो अंग्रेजों पे आक्रमण करती है। ये संयुक्त सेना, इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों पे आक्रमण करती है, परंतु इस संयुक्त सेना की भी हार होती है और इस हार के बाद मराठाओं की जो बची कुछ शक्ति होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है, उस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, ये कौन थे, ये गवर्नर जनरल थे, तो इनके टाइम पीरियड में ये तीसरा आंग्ल मराठा वॉर शुरू होता है और इस संयुक्त सेना की हार के साथ ही अंग्रेज मराठाओं को पूरी तरीके से कुचल देते हैं। पेशवा का पद अंग्रेज समाप्त कर देते हैं और पेशवा को साल के 8 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसको एक जगह दी जाती है जिसको बोला जाता है बिठूर। ठीक है, पेशवा को 8 लाख रुपए की पेंशन दी जाती है और उसको जो है पूना दरबार छोड़कर उसे पूना दरबार से निकाल दिया जाता है और उसको बिठूर जगह के पास एक निवास स्थान दे दिया जाता है। इस तरीके से अंग्रेज जो है इस तीसरी आंग्ल मराठा वॉर को समाप्त करते हैं और यहाँ से पेशवा का पद भी समाप्त हो जाता है और पेशवा के साथ साथ जितने भी मराठा ताकतें थी इन सबको अंग्रेज कुचल देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आंग्ल मराठा वॉर जो है मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा जो इसमें कंसेप्ट बताए गए हैं आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी अपना कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने में। तो मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो पे। थैंक यू।